गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए जो आपकी यूनिट चल रही थी अपनी फर्स्ट क्या संक्रमण तत्वों के रसायन के बारे में अपन बात कर रहे थे। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो आपके प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तृतीय संक्रमण श्रेणी क्या होती है, इनके बारे में अपन ने समझा था कि कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं इनके अंदर, कहाँ से कहाँ तक आपकी श्रेणी होती है। इसके बाद में अपन ने ये भी देखा था कि जो प्रथम संक्रमण श्रृंखला के जो तत्व है वो कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही मैंने ये भी बता दिया था कि क्यों संक्रमण तत्व आपकी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। देखिए अब आज की क्लास में अपन देखेंगे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में कि संक्रमण तत्व क्या है, जिंक, कैडमियम और Hg को संक्रमण तत्व क्यों नहीं मानते। तो आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है आपका संक्रमण तत्व किसे कहते हैं या क्या होते हैं। जिंक, कैडमियम और Hg को संक्रमण तत्व क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं मानते हैं, क्यों नहीं मानते हैं, समझाइए। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये कि जो संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, ये चीज तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बता दी थी, लेकिन जिंक, कैडमियम और Hg को संक्रमण तत्व क्यों नहीं मानते हैं, इसका रीजन क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि संक्रमण तत्व होते क्या हैं। तो मैंने ये बोला था परिभाषा में पिछली क्लास में कि संक्रमण तत्व अपन उन्हें कहते हैं, यानी वह सारे तत्व जिनके परमाणु या आयन के, या तो परमाणु अवस्था में होंगे या आयनिक अवस्था में होंगे या कोई भी तत्व होंगे आपके जैसे। तो परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा ये कहती है कि वह सारे तत्व जिनके पास अपूर्ण डी कक्षक उपस्थित हो वह सभी संक्रमण तत्व कहलाते हैं। वह सभी क्या होते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो क्या कह सकते हैं, ऐसे तत्व या वह सभी तत्व जिनके पास अपूर्ण डी कक्षक उपस्थित होते हैं वह सभी अपने संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए जो जिंक, कैडमियम और Hg है वह क्या है, जिंक, कैडमियम और Hg इनको संक्रमण तत्व क्यों नहीं मानते। तो देखिए इनको क्यों नहीं संक्रमण तत्व मानते, इसका रीजन ये है कि इनके पास अपूर्ण डी कक्षक नहीं है, यानी डी कक्षक इनका फुल भरा हुआ रहता है, यानी डी ऑर्बिटल्स के अंदर इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंप्लीटली फील्ड होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं पाए जाते। जबकि अपनी संक्रमण तत्वों की श्रेणी, संक्रमण तत्वों की परिभाषा है वह क्या कहती है कि कौन से तत्व संक्रमण तत्व होंगे, वह यह है कि ऐसे तत्व जिनके पास अपूर्ण डी कक्षक उपस्थित होते हैं, यानी डी ऑर्बिटल्स वैकेंट्स होता है, वह सभी आपके क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। लेकिन इनके पास जो डी ऑर्बिटल्स है वह फुलफिल होता है, इनके पास डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए होते हैं, इस वजह से इनको अपन डी कक्षक नहीं मानते। तो ये संक्रमण तत्व तो है, सॉरी डी ब्लॉक के तत्व तो हैं, लेकिन इन्हें संक्रमण तत्व नहीं मानते। जबकि अपन क्या कह रहे हैं कि डी ब्लॉक वाले सारे क्या होते हैं, संक्रमण तत्व होते हैं। तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। क्लियर है, डी ब्लॉक के होते हुए भी आपके संक्रमण तत्व नहीं होते। क्यों नहीं होते, रीजन समझ में आ गया होगा। देख लीजिए एक बार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आपको और पता चल जाएगा। जैसे मान लो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे अपन तो क्या होगा, आपकी R1 आ जाती है कितने नंबर पे, 18 नंबर, और सीरीज होती है स्टार्ट आपके 3D 10 4s कितने होंगे 4s 2 3D 10 4s 2। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको किसका, जिंक का, समझ में आ गया होगा। अब कैडमियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो कैडमियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपकी कौन सी आर्गन कौन सी इनर्ट गैस आएगी, आपकी कैडमियम कितने नंबर पे आता है, 48 पे आता है। तो 48 से पहले कौन सी गैस आती है आपकी, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन कितने नंबर पे आता है, 36 पे। तो आप कह रहे हो 36 से और क्रिप्टॉन, और श्रेणी कौन सी है, 4d 10
5s2। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया किसका? कैडमियम का। क्लियर है? तो देखो दोनों के अंदर d ऑर्बिटल पूरे भरे हुए हैं। यहाँ पे जिंक के पास भी 3d10 है और कैडमियम के पास भी 4d10 है। तो d ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है, फुलफिल भरा हुआ है। तो d ऑर्बिटल फुलफिल भरा हुआ होने के कारण ही क्या होता है, ये जो आपके जिंक और कैडमियम और Hg है वो डी ब्लॉक के तत्व तो हैं लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पूरे भरे हुए होते हैं। अब बात करते हैं Hg की। तो Hg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लीजिए। Hg कितने नंबर पे आता है आपका? 80 नंबर पे। 80 नंबर से पहले कौन सी गैस आती है आपकी? जीनोन। जीनोन कितने पे आती है? 54 पे। 54 पे आती है, 54 और आ गया आपका जीनोन। और कितने नंबर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 5d सीरीज का है, 5d10 और 6s2। क्लियर है? 5d10 और 6s2। तो देख लीजिए तीनों में ही क्या है आपके डी ऑर्बिटल तो क्या है पूरे भरे हुए हैं, कंप्लीटली फील्ड है। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल या अपूर्ण डी ऑर्बिटल नहीं पाए जाने के कारण जिंक कैडमियम Hg को अपन संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं, जबकि ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है। तो एग्जाम में एक साल से छोड़ के एक साल क्वेश्चन आपका रिपीट होता रहता है कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? जिंक कैडमियम Hg को संक्रमण तत्व क्यों नहीं मानते हैं। क्लियर हो गया? आगे देखो, आगे आपका एक्सप्रेशन स्कोर करना पूछा हुआ है, एग्जाम में पूछा हुआ है, निम्न को समझाइए। अब क्या क्वेश्चन है समझाने के अंदर देख लीजिए। क्वेश्चन पूछा हुआ है, निम्न को समझाइए। और क्या समझाना है क्वेश्चन की बात करते हैं अपन सीधी। पूछा हुआ है KMnO4 में, KMnO4 में Mn जो KMnO4 है उसमें Mn की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था +7 क्या है? +7 होती है, +7 और पूछा हुआ है Mn की ऑक्सीजन होता +7 एवं प्रतिचुंबकीय होते हुए रंगीन, प्रतिचुंबकीय होते हुए रंगीन होता है। क्यों? ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है और 2-3 बार रिपीट है ये क्वेश्चन। तो देखो सबसे पहले इसकी बात करें तो जब भी कोई कंपाउंड प्रतिचुंबकीय होता है तो वह रंगीन नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि अगर कलर्ड कोई कंपाउंड शो करता है तो उसका रीजन ये है कि उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स है तो वह अनुचुंबकीय होगा, ना कि प्रतिचुंबकीय। क्लियर है मेरी बात? तो देखिए किसी भी कंपाउंड कोई भी कंपाउंड आपका रंग तभी प्रदर्शित करेगा जब उसके अंदर डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हो या डी कक्षक के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हो। तो क्या होगा? डी कक्षक में जैसे इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित रहेंगे तो आपकी डी ट्रांजिशन, जो डी ट्रांजिशन है, डी संक्रमण है वह कंप्लीट होगा। और डी ट्रांजिशन में क्या होगा? आपके इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे, और जैसे लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे तो दृश्य प्रकाश क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण कर लेंगे, और जो प्रकाश का जिस कलर के प्रकाश का अवशोषण करेंगे उसका पूरक रंग अपने को दिखाई देगा। तो ये तो होता है आपका डी ट्रांजिशन, और डी ट्रांजिशन के थ्रू आपके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? कलर्ड शो करते हैं, रंगीन होते हैं। अब बात करते हैं कि KMnO4 में क्या होता है। तो देख लीजिए KMnO4 आंसर समझा रहा हूं मैं आपको, आप समझ जाओगे आराम से। आप KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल के देखो क्या आती है। तो
तो देखिए मैं निकालता हूँ, यहाँ पे पोटेशियम की +1 अपने को Mn की x माननी है, प्लस माइनस का 2 होता है ऑप्शन पे, कितने अणु में 4 है, इक्वल टू 0, तो प्लस का 1 तो ये हो गया, और तो x ऐसे कर लो, x इक्वल टू +1 और माइनस का 8 इक्वल टू 0, तो x माइनस 8 आ गया कुल मिला के, ठीक है, x माइनस का 8 आ गया, x के ऊपर इसको मैं इधर लेके जाऊं माइनस के 8 को, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू प्लस का माइनस का 8 प्लस के 1 से कम हो जाएगा, माइनस का 8 प्लस के 1 से कट जाएगा, तो आपको क्या बचेगा x माइनस का 7 इक्वल टू 0, x के इक्वल के इधर में माइनस को लेके जाऊंगा, तो आपका क्या हो जाएगा प्लस का 7, ये इधर जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ गया प्लस का 7, आपकी ऑक्सीजन अवस्था निकल के आ गई। भाई निकालना आ गया ना, कैसे निकालना है वो मैंने बता दिया है। प्लस के साथ जो आपकी ऑक्सीजन अवस्था है वो आ रही है किसकी, Mn की ऑक्सीजन अवस्था कितनी आ रही है, प्लस की 7 आ रही है। क्या माना वो तो प्लस का 1, इसका माना है पोटेशियम का, माइनस का 2x, Mn के x मान लेंगे, जिसकी निकालनी है उसको x मानते हैं। आगे जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर -2 चार्ज आ रहा है, आपका -2 होता है एक एटम पे, तो 4 एटम है ऑक्सीजन के, कितने हो गए माइनस के 1 हो गए, प्लस का 1 निकल गया, तो माइनस के 7 बच गए, x के इधर लेके गए, तो आपका क्या हो गया प्लस का 7 आ गया। तो Mn की ऑक्सीजन अवस्था प्लस की 7 आ रही है इस कंपाउंड में, ठीक है, ये तो हुई ये बात। तो देखिए जो प्लस की 7 ऑक्सीजन अवस्था आ रही है, तो प्लस की 7 ऑक्सीजन अवस्था में Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, तो क्या हो जाएगा देख लो, Ar18 3d 0 और 4sb 0। भाई एटॉमिक नंबर कितना है 25 है, 25 में से आपके 7 इलेक्ट्रॉन तो इसने डोनेट कर दिए, दे दिए, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन तो निकल के चले गए, तभी तो प्लस की 7 ऑक्सीजन अवस्था आ रही है इसकी। तो प्लस की 7 ऑक्सीजन अवस्था में 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन से वो तो क्या है 0, और d के अंदर क्या है, वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या होता है ऐसे देखा जाए तो 3d 5 4s2, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके बाद सातों के सातों इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, 5 यहाँ से गए, तो 3d में भी तो क्या रह गया 0, और 4s में भी क्या हो गया 0, तो दोनों में 0 0 इलेक्ट्रॉन्स है, तो d के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है अपने, तो फिर dd ट्रांजिशन तो होगा ही नहीं। जब d इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो dd ट्रांजिशन कैसे होगा, सही है। अब dd ट्रांजिशन नहीं होगा, अपन ने क्या बोला है कि dd ट्रांजिशन होगा तो आपके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे रंगीन होंगे, और dd ट्रांजिशन के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे, और दर्श्य प्रकाशित एनर्जी का ऑब्जर्वेशन करेंगे, और पूरा रंग अपने को क्या होगा दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे तो कहानी उल्टी हो रही है, क्या कि यहाँ पे तो d ऑर्बिटल्स के अंदर आपके क्या है इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। जब d के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो dd ट्रांजिशन भी होगा या नहीं होगा, dd ट्रांजिशन भी नहीं होगा। आई बात समझ में, अब dd ट्रांजिशन नहीं होगा तो आपके यौगिक तो रंगीन नहीं होना चाहिए। लेकिन द्वारा क्या बोल रहा है कि प्रतिचुंबकीय होते हुए रंगीन होता है, क्यों, यानी रंगीन तो होता है, बट क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, तो देखिए इसका रीजन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, तो जब स्टडी की गई और देखा गया अच्छे से कि भाई क्यों कलर होता है, क्यों रंगीन होता है ये, तो इसका रीजन क्या निकल के आया, इसका रीजन ये निकल के आया कि इनके अंदर LMCT और MLCT होती है। अब LMCT और MLCT क्या होती है वो भी देख लो, देख लीजिए। LMCT और MLCT, LMCT का मतलब होता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड से धातु की तरफ आवेश का स्थानांतरण, या मेटल से लिगेंड की तरफ चार्ज का स्थानांतरण। तो LMCT और MLCT पाए जाते हैं जिन कंपाउंड्स के अंदर LMCT होती है, लिगेंड टू मेटल का चार्ज ट्रांसफर होता है, उन कंपाउंड्स के अंदर, यानी वह कंपाउंड आपके क्या होंगे रंगीन होंगे या कलर्ड शो करेंगे। तो जो आपका KMnO4 है, इसके अंदर LMCT पाई जाती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, मेटल से लिगेंड की तरफ चार्ज का स्थानांतरण होगा
और आपका यौगिक क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। तो अपन क्या कह सकते हैं, संक्रमण धातुओं में रंग LMCT व MLCT के कारण पाए जाते हैं या होते हैं, ठीक है। तो अपन क्या कह सकते हैं, धातु आयन पर जितना अधिक आवेश होगा, जितना अधिक क्या होगा, आवेश होगा, धातु आयन पे क्या होगा, जितना अधिक आवेश होगा उसके अंदर चार्ज का स्थानांतरण, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर की जो टेंडेंसी है वह उतनी ही अधिक होती जाएगी। यानी मेटल से लिगेंड की तरफ जो आवेश का स्थानांतरण होगा वह मैक्सिमम होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो LMCT और MLCT के कारण जो आपका KMnO4 है क्या होगा, KMnO4 कलर्ड होगा, रंगीन होगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। आगे देखिए, अब देखिए जितना जितना जैसे जैसे ऑक्सीजन अवस्था बढ़ती जाएगी, यानी मेटल्स के ऊपर चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाएगी, उनके अंदर आवेश स्थानांतरण की पॉसिबिलिटी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, यानी आवेश का स्थानांतरण भी ज्यादा होगा। और जैसे जैसे आवेश का स्थानांतरण ज्यादा होगा, यौगिक क्या होंगे, ज्यादा रंगीन होंगे, ज्यादा कलर्ड होने को प्राप्त होंगे। तो रीजन यही है कि प्रतिचुंबकीय तो क्यों है, ये तो पता चल गया क्योंकि डी के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये होगा पैरामैग्नेटिक नेचर का, सॉरी डायमैग्नेटिक नेचर का ही होगा, प्रतिचुंबकीय ही होगा। लेकिन जो +7 ऑक्सीजन अवस्था में जो चार्ज की वैल्यूज है Mn के ऊपर, वो मैक्सिमम है, बहुत ज्यादा है। तो चार्ज ज्यादा होने की वजह से इसके अंदर जो ट्रांजिशन पाए जाएंगे वो कौन से ट्रांजिशन होंगे, आपके लिगेंड टू मेटल चार्ज का स्थानांतरण होगा, वह मेटल से लिगेंड की तरफ भी चार्ज का स्थानांतरण होगा। तो इस आवेश स्थानांतरण के दौरान यौगिक क्या होगा, कलर्ड शो होगा, रंगीन अपने को दिखाई देगा। तो समझ में आ गया होगा आपके, क्लियर है कि क्यों Mn+7 ऑक्सीजन अवस्था में रंगीन होता है, इसके कारण आवेश स्थानांतरण संकुल बनते हैं, यानी इसके अंदर चार्ज का ट्रांसफर होता है। अब आगे एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, पूछा हुआ है कि संक्रमण धातु आयन संकुल बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं, क्यों? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देख लीजिए। संक्रमण धातु संकुल निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं, क्यों? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकल के आएगा। तो देखो, संक्रमण धातुओं के अंदर जो संकुल बनाने की टेंडेंसी है वो ज्यादा होती है। इसका रीजन ये है कि जो आपके संक्रमण धातु है वह परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करते हैं। पहली बात तो ये, तो परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करने के कारण ये एक तो सर्वाधिक उपयुक्त संकुल का निर्माण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। दूसरी बात ये कि इनके पास जो रिक्त डी कक्षक है, निम्न ऊर्जा के रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं, ठीक है। तीसरी बात ये कि जो इनका आकार है, इनका आकार उच्च ऑक्सीजन अवस्था के कारण छोटा होता है, यानी इनके ऊपर चार्ज का मान ज्यादा होता है, इसलिए चार्ज क्या होता है, छोटा होता है। और क्या कह सकते हैं अपन इनके लिए, दो बातें क्लियर है। और अपन कह सकते हैं कि ये जो है यानी इनके धनायन का आकार क्या होता है, छोटा होता है। तो कुल मिलाकर 3-4 चीजें हैं कि ये परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करते हैं, इनके ऊपर इनके धनायन का आकार छोटा होता है, इनके ऊपर चार्ज की वैल्यू ज्यादा होती है, इसीलिए तो आकार छोटा होता है। इसके अलावा इनके पास निम्न ऊर्जा के रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं, जिससे ये क्या है, लिगेंड से आसानी से बॉन्डिंग कर लेते हैं, या लिगेंड के पास आसानी से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेते हैं और उपसंयोजक बंध का निर्माण कर लेते हैं। तो इन सभी कारणों की वजह से आपके जो संक्रमण धातु है
वह संकुल बनाने के लिए सबसे सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। समझ में आ गया होगा, क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर है आपका, ठीक है। आगे देखो और बात करते हैं, ठीक है, क्लियर है। आगे देखो एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है आपसे एग्जाम में, वो क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। पहले क्वेश्चन का आंसर क्लियर है, जो 4 बातें आपको लिखनी है। देखो क्वेश्चन छोटे पूछे जाते हैं एग्जाम में, 1 या 1.5 नंबर में पूछा जाता है, क्यों उपयुक्त है, तो इसमें आपको 3-4 बातें जो मैंने बताई वो ही लिखनी होती है वहां पे, ठीक है, क्योंकि 1-1.5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। आगे पूछा हुआ है, क्या है क्वेश्चन है आपका CRO क्षारीय है, CRO क्या है, क्षारीय है, CR2O3 क्षारीय है, CR2O3 उभयधर्मी, क्या है, उभयधर्मी। देखिए उभयधर्मी, CR2O3 उभयधर्मी तथा CRO3 अम्लीय होता है, CRO3 अम्लीय होता है। क्यों? CRO क्षारीय है, CR2O3 उभयधर्मी है तथा CRO3 क्या है आपका, अम्लीय है। तो क्यों अम्लीय है, क्यों क्षारीय है और क्यों उभयधर्मी है, इसका आंसर अपने को बताना है। तो देखो मैंने आपको ये बोला था, ये क्या है, सारे क्रोमियम के ऑक्साइड है, CRO भी क्या है आपका ऑक्साइड है, CRO3 भी ऑक्साइड है और ये भी ऑक्साइड है। तो मैंने ये बोला था कि जब भी ऑक्साइडों पर ऑक्सीजन अवस्था बढ़ती है, यानी ऑक्साइडों में ऑक्सीजन अवस्था बढ़ती है, ऑक्सीजन अवस्था कम होती है तब तो आयनिक गुण होते हैं उनमें, फिर ऑक्सीजन अवस्था जिस मान लो थोड़ी बढ़ गई तो उसमें आयनिक और संयोजक दोनों गुण आ जाएंगे, और मान लो और भी ऑक्सीजन अवस्था बढ़ गई तो आपका उसके अंदर संयोजक गुण आ जाते हैं। तो देख लीजिए क्या क्या है अपने पास, CR2O3 और CRO3, ये आपका क्षारीय है, क्या है ये, आंसर देख लीजिए, ये है आपका क्षारीय, ये आपका क्या है, उभयधर्मी, ठीक है, और ये है आपका अम्लीय। तो मैंने एक बात पहले भी बोली थी आपको कि जब भी ऑक्साइडों के अंदर ऑक्सीजन अवस्था बढ़ती है तो उनके अंदर अम्लीय गुण बढ़ते हैं। आई बात समझ में? तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन अवस्था चेक कर लो, यहाँ पे ऑक्सीजन अवस्था निकालना आता है आपको। यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीजन अवस्था क्या है, +2 है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीजन अवस्था +4 है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीजन अवस्था +6 है, क्या है, +2 +4 और +6 है। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन अवस्था बढ़ रही है यौगिक के अंदर संयोजक गुण भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो आपके उभयधर्मी जो आपके ऑक्साइड्स हैं, धातु ऑक्साइड्स हैं, धातु ऑक्साइड के अंदर यदि संयोजक गुण बढ़ते हैं या ऑक्सीजन अवस्था बढ़ती है तो उसके अम्लीय गुण भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं। क्लियर है? तो चार्ज से तो निकालना आता है आपको, किसी को x मान लेंगे -2 होती है तो वो निकल के आएगी, इसकी +2 होगी। आई बात समझ में क्लियर है? x को लेके जाएंगे आप अपन उसको तो आपको बता देता हूँ, फिर देख लीजिए। जैसे मान लो ऑक्सीजन अवस्था निकालनी है, इसकी मान ली x प्लस ऑक्सीजन में क्या होता है -1, कितना एटम है 2 = 0, तो x - 2 = 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका प्लस का 2, x के इक्वल -2 इधर लेके जाएंगे तो प्लस का 2, ऐसे इसकी देख लो क्या हो जाएगा 2x प्लस माइनस का 2 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा =0, तो 2x माइनस का 6 = 0, तो
ये इधर जाके क्या हो जाएगा, x इजिकल टू प्लस का 6/2 x इजिकल टू, 1 मिनट रुकना होगा। देखिए इसकी जो ऑक्सीजन अवस्था निकल के आएगी वो आएगी आपकी +3, +4 नहीं होगी क्या, 2x माइनस का 1 into 2 इजिकल टू 0, सॉरी यहाँ पे माइनस का 2 इजिकल टू कितने से 3 अणु है, माइनस का 2 होता है एक पे, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस का 6 इजिकल टू 0 हो जाएगा आपका, x इजिकल टू इधर जाएगा ये प्लस का 6/2 x बराबर क्या हो जाएगा आपका प्लस का 3, ये निकाल लेना। तो ऐसे आ जाएगा प्लस का 3 और इसी प्रकार इसे आ जाएंगे क्या प्लस का 6 आ जाएगा। तो ये होती है ऑक्सीजन अवस्था हो गया, क्लियर है। तो +2 ऑक्सीजन अवस्था है, +3 है इसकी, प्लस की 6 है, क्लियर। तो देखो क्या होगा इसमें, तो मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे जैसे ऑक्सीजन अवस्था बढ़ती जाती है, जैसे जैसे ऑक्सीजन अवस्था बढ़ती है, तो +2 ऑक्सीजन अवस्था में ये आयनिक नेचर का है, +3 ऑक्सीजन अवस्था में ये आयनिक और सहसंयोजक दोनों के नेचर का है, और ये यहाँ पे +6 ऑक्सीजन अवस्था होगी तो इसके गुण कैसे हो गए, सहसंयोजक हो गए, ठीक है। तो मैं ठीक है, तो क्या देखा अपन ने ये बोला है, मैंने ये बात बताई है आपको कि जब भी ऑक्सीजन अवस्था में इंक्रीमेंट होता है, यदि आपकी ऑक्सीजन अवस्था बढ़ती है तो यौगिक के अंदर क्या होंगे, जैसे +2 है, +2 ऑक्सीजन अवस्था है तो इसमें आयनिक गुण होंगे, यदि +3 में जा रहा है तो ऑक्सीजन अवस्था आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो +3 ऑक्सीजन अवस्था बढ़ रही है तो उसमें आयनिक गुण भी बढ़ेंगे, सॉरी उसके अंदर आयनिक गुण तो क्या होंगे, थोड़े कम होंगे और सहसंयोजक गुण आ जाएंगे। तो ये आयनिक गुण और सहसंयोजक गुण दोनों प्रदर्शित करता है, इसी कारण अपन इसको क्या बोलते हैं, उभयधर्मी बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे और ऑक्सीजन अवस्था बढ़ी है, आपकी +6 ऑक्सीजन अवस्था में आ गया तो इसके अंदर सहसंयोजक पूरे ही आपके क्या आ जाएंगे, सहसंयोजक गुण आ जाएंगे, क्लियर है मेरी बात। तो देखिए +2 ऑक्सीजन अवस्था में ये अम्ल की तरह, सॉरी +2 ऑक्सीजन अवस्था में ये क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है, जबकि ये जो आपका है ये इसमें आधे करेक्टर अम्लीय और क्षारीय दोनों मिक्स हो गया तो ये उभयधर्मी टाइप का हो जाएगा आपका। और ये +6 ऑक्सीजन अवस्था में ये आपके कैसे गुण प्रदर्शित करेंगे, ये आपके अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा, ठीक है। ये आपका कैसा गुण प्रदर्शित करेगा, अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा। तो जैसे जैसे धातु ऑक्साइडों के अंदर ऑक्सीजन अवस्था बढ़ती है तो उसके अम्लीय गुण भी क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, क्लियर है मेरी बात, समझ में आ गया होगा आपको। तो क्यों आपका CrO क्षारीय है जबकि CrO3 उभयधर्मी है और CrO3 आपका क्या है, अम्लीय होता है। तो ये क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में खूब बार पूछा हुआ है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट है क्वेश्चंस भी, तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा एसिड है, क्यों है, कौन क्षारीय है, क्यों कौन सा उभयधर्मी है। तो ये क्वेश्चंस आपका कंप्लीट है, ठीक है। अब देखो इससे आगे जो आपके और क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जब जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं, अपन उनको सबकी 1 बाय 1 एक एक करके सबको समझेंगे, सबको अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में अभी तक अपन इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं उन क्वेश्चंस की और बात करेंगे, ठीक है, क्लियर है। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका।